हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हम लोगों ने अपना रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा कर लिया था। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। आज बेसिकली हम लोग अपना रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले ये जो आपके सामने बुक्स या नोट्स रखे हैं 10th क्लास के हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को 10th का पहले बेसिक रिवाइज करा देती हूँ, फिर 12th में इसमें क्या नया है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम 10th क्लास के रिफ्रैक्शन की बात करें, जो सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है। डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई रे लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ बदल लेती है। गेटिंग माई पॉइंट। ये जो पाथ बदल लेती है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट। ओके, इसका रीज़न क्या होता है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन? द कॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होती है, जिसके कारण ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना देखने मिलता है। एयर में इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये एयर से किसी और मीडियम में ट्रैवल करेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो अपने पाथ से भी अलग हट के ट्रैवल करती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिफ्रैक्शन? चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी हमको पता है हर एक मीडियम की खुद की एक डेंसिटी होती है। क्योंकि हम यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं इसलिए हम उसको डेंसिटी नहीं बोलेंगे, हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, है ना। कितना पाथ बदल सकती है कोई भी मीडियम, वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि वाटर इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, ग्लास इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। नॉर्मल जो डेंसिटी वर्ड है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी भी लगभग उसी के जैसी होती है, वही चीज़ें डेंसर होती हैं जो चीज़ें नॉर्मली डेंस होती हैं। लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑप्टिकल आपको लगेगा ये डेंसर है लेकिन वो डेंसर नहीं होता। जैसे कि वाटर और टर्पेंटाइन। वाटर और टर्पेंटाइन ऑयल जो है इसमें से आप लोगों को लगेगा ऑप्टिकली डेंसर जो होता है बेसिकली टर्पेंटाइन ऑयल होता है। लेकिन टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो ऑप्टिकली डेंसर नहीं है, वो वाटर से रेयरर होता है। जबकि नॉर्मल डेंसिटी की बात करें तो उसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होती है। यहाँ हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर वाला जो कि एक्सेप्शन है। अब उसके बाद हम लोग ने देखना है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। When light travels from air into water, air is rarer and water is denser। तो जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो उसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन वो सीधी नहीं जाती। एक्चुअली इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करती है। ये सब बातें आपको पता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वाटर डेंसर है, उसमें घुसते ही उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट विल स्लो डाउन। ओके, और जो जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल आर। दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब ग्लास से वाटर में जाना कैसा चाहिए था? सीधे सीधे नहीं जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। कैसी होती है?
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इन ग्लास एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन वाटर कम होती है। वेलोसिटी इन ग्लास इज लेस देन वेलोसिटी इन वाटर, इसलिए यहाँ पे ये पाथ क्या होता है? चेंज हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाती है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। यहाँ पे एंगल आर आई से बड़ा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये रिफ्लेक्शन के जैसा है। यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। जो यहाँ पे दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। क्या बोलता है? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कांस्टेंट्स किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हम उसको लिखते भी ऐसे हैं μ21, या फिर हम इसको लिख सकते हैं n21। अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब जिसमें लाइट जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जिससे लाइट आ रही है। तो हमेशा मीडियम 1 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और मीडियम 2 जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो μ21 या n21 को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे कि फर्स्ट केस में लाइट जा रही है एयर से वाटर में, तो हम यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज साइन आई अपॉन साइन आर। जैसे कि इस केस में लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज साइन आई अपॉन साइन आर। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है। उसके बाद तो फिर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देता है? हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइन एज द एक्सटेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइन एज द एक्सटेंट ऑफ द चेंज। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बारे में हमको क्या बताता है कि कितने एक्सटेंट तक कोई भी मीडियम लाइट का पाथ बदल सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइन एज द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बता के बच्चों को समझाया था क्लास 10th के, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 9 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 6 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 9 है, मतलब एयर के कंपैरिजन में ग्लास ज़्यादा डेंसर है एज़ कंपेयर टू वाटर, इसलिए उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा डेंसर होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यदि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। आप लोगों को बुक में एक टेबल दी हुई है, उसमें अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिए हुए हैं सारे, NG, NW, N ऑयल या फिर N वुड, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसका टेबल दिया हुआ है आपको बुक में। तो वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर हैं, उन सबको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो हम दो मीडियम के आपस में कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यदि हम बोलेंगे तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके आगे का बताती हूँ। यहाँ पे अब हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलेज देखना है। क्या देखना है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओके, यदि हम फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है। ओके, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैंने आपको बताया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी बताई थी और मैंने आपको ये भी बताया है कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम दिया हुआ है और आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। किसके रिस्पेक्ट में है? एयर में है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। क्या होता है? सी अपॉन सी इज द स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in medium। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, तो इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे नहीं जाएगी। कैसी जाएगी? बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय दिस फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास से वाटर में। जानी कैसी चाहिए थी? सीधे नहीं जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। दिस इज आई, दिस एंगल इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन
वाटर, जो यहाँ पे दूसरा मीडियम होता है वो ऊपर आता है और जिसका होता है वो नीचे आता है। इन दोनों फॉर्मूले से मुझे ये कंक्लूजन मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is inversely proportional to velocity in that medium। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी में वेलोसिटी बहुत कम हो रही है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा। देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आपको याद रखनी है। ओके, उसी तरीके से वेवलेंथ की भी बात करते हैं। वेवलेंथ, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सी एफ इज इक्वल्स टू सी लैम्डा पढ़ा है, ये मैंने रिफ्लेक्शन में भी बताया था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू वेवलेंथ। अब मैंने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ सोर्स। किसका फंक्शन है ये? सोर्स का फंक्शन है। तो यदि वेलोसिटी बदलेगी और अगर ये कांस्टेंट है तो वेवलेंथ भी बदलना चाहिए। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी तो बदलती ही है और साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी बदलती है। क्या होती है? वेवलेंथ भी बदलती है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अभी हम लोगों को ये पता है कि v इज इक्वल्स टू, मैंने आप लोगों को नहीं, सॉरी, यहाँ हमने फॉर रिलेशन गलत लिखा है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एफ लैम्डा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एफ लैम्डा। ओके, तो यदि n इज इक्वल्स टू सी अपॉन v होता है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम यहाँ पे रख देते हैं n इज इक्वल्स टू सी अपॉन एफ लैम्डा। तो किसी, दिस इज कांस्टेंट फॉर एनी लाइट, तो n इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिस n refractive index of any medium is inversely proportional to its velocity in this medium and inversely proportional to wavelength in that medium। ये आपको याद रखना है। मतलब अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू। यस और नो? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके ओके, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला हुआ, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। ये फॉर्मूले हमारे को पता होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है जो आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। यदि मान लीजिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है, मतलब लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, किससे किस में जा रही है? ग्लास से वाटर में। जानी कैसे चाहिए थी? सीधे। यस और नो? नहीं जाएगी। कैसी हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ग्लास इज डेंसर एंड वाटर इज रेयरर। यस और नो? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो यहाँ पे आएगा दिस इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके ओके, तो हमको पता है वेलोसिटी, दिस व्हाट यू कॉल्ड इट एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर नीचे आएगा, तो बचा क्या, वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर जाएगा। यस और नो। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ ग्लास ऊपर, वेवलेंथ इन वाटर नीचे। लेकिन एक फॉर्मूला और है, यदि मैंने आप लोग को बोला है, हमको बुक में ऐसा दिया हुआ है मीडियम और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये बाय डिफ़ॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वाटर का ऊपर आएगा, जबकि यहाँ वेलोसिटी और वेवलेंथ में नीचे जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यदि मुझे किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकती हूँ। दिस इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। of water and glass, and this is absolute refractive index of water and this is absolute refractive index of glass। तो मुझे अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं उसका रिलेटिव भी निकाल सकती हूँ। यहाँ वाटर ऊपर आएगा और ग्लास नीचे आएगा, और यहाँ वेवलेंथ और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। ये आपको पूरा फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेंसर होता है। दिस इज़ डेंसर, दिस इज़ रेयरर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके आगे का हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग बुक से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।